मैं रंजीत आचार्य। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में भारत की भूमिका के बारे में। इस संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में भारत की क्या भूमिका रही है। इससे पूर्व हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यूडीएचआर के बारे में, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। इस टॉपिक पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूडीएचआर क्या है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है क्या, और आखिर इसे सार्वभौमिक घोषणा कहा ही क्यों गया है। साथ के साथ हम लोग बात करेंगे, जब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को समझेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत का जो भूमिका रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के विकास में, उसके अलग अलग डायमेंशन को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग प्रारंभिक भागीदारी जो भारत की रही है, जिस समय यूडीएचआर बना उस समय के एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र तंत्र में जो भागीदारी रही है, जो अलग अलग ट्रीटीज भारत ने अलग अलग संधियों पर जो सिग्नेचर किया, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का घरेलू कार्यान्वयन, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और भारतीय न्यायालयों का इस संदर्भ में क्या योगदान है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार कानून में भारत की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में भारत की भूमिका, कानून में भारत की भूमिका, भारत की भूमिका। इस संदर्भ में सबसे पहले हम यूडीएचआर को समझने की कोशिश करेंगे, जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस दरमियान। तो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र क्या होता है? सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, मानवाधिकार घोषणा पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व, जो आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में भारत की भूमिका स्टार्ट करने से पूर्व, चूंकि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ बना है, मानवाधिकार से रिलेटेड जो भी कानून बना है, उस सब में कहीं ना कहीं यूडीएचआर के नियमों का पालन किया गया है। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है, यह एक्चुअल में होता क्या है, और आखिर इस मानव अधिकार को सार्वभौमिक क्यों कहा गया। सबसे पहले कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ में, तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि 10 दिसंबर 1948 को 1948 को एक घोषणा पत्र मानवाधिकार से रिलेटेड जारी की गई, और इस घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं। टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो 30 है। अब सवाल है, मानवाधिकार को लेकर इस घोषणा पत्र को जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हम जाएं तो हम पाएंगे कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1944 तक, और उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जो समस्याएं हुई, खास करके जापान की अगर बात करें, वहां हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए, और उसके बाद मनुष्य के अधिकारों का उस विश्व युद्ध में जिस प्रकार से हनन हुआ, और जिस प्रकार से मनुष्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, आज भी
वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि पहले से काफी सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ, तो वहां पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों के बीच यह संकल्प महासभा के द्वारा पारित की गई कि मानव अधिकारों के लिए एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी की जाए। अब यह घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग अपंग हो गए और कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर आज भी लोगों को किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी जो रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, जहां पर काले और गोरे के बीच भेद किया जाता था। अब चाहे कोई किसी का रंग गोरा हो या किसी का काला हो, है तो मनुष्य ही। आखिर इस प्रकार का भेदभाव क्यों? दूसरी तरफ अगर भारत की भी सामाजिक व्यवस्था को देखें तो भारत में भी जो जाति व्यवस्था में लोग बटे हुए थे, भारतीय समाज, जिसमें कि उच्च वर्ण, उच्च जाति, निम्न जाति, तो यहां भी ऐसा देखा गया कि भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर भी भेदभाव किया गया था। और न केवल जातीय व्यवस्था, बल्कि आप पाएंगे कि समाज में सेक्स के आधार पर भी, सामान्य तौर पर मेल डोमिनेटेड कंट्री भारत भी शुरू से रहा है। इसके अलावे अदर कंट्रीज में को भी अगर हम देखें तो हम यही पाएंगे कि वहां भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश रहा है, पुरुष का डोमिनेट रहा है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति उस समय थी वह काफी निंदनीय थी और स्त्रियों को भी कई मानसिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं, इसके अलावे आर्थिक समस्याओं, परिवार में के अंदर जो हिंसा स्त्रियों के विरुद्ध हो रही थी, तो इस प्रकार की कई समस्याएं स्त्रियों के साथ भी देखने को मिलता था। आखिर है तो वह भी इंसान ही। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 10 दिसंबर 1948 को, और यही वजह है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का भी। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यही वह तिथि है 10 दिसंबर जिस तिथि को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने यूडीएचआर के माध्यम से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के माध्यम से मानव के अधिकारों को उद्घोषित किया गया। अब इस मानव अधिकार की जो उद्घोषणा चूंकि 10 दिसंबर को की गई, तो इस वजह से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो शब्द यहां पर यूज किया गया है मानव अधिकार, और यहां पर शब्द यूज किया गया है घोषणा पत्र, अगर हम शब्दों पर ध्यान दें तो डिक्लेरेशन, जब आप यूडीएचआर देखते हो तो वहां पर जब आप देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर इसके फुल फॉर्म को हम देखें यूडीएचआर को, तो यू से हुआ यूनिवर्सल, राइट, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ऑफ ह्यूमन राइट। अब सवाल है कि जो ह्यूमन राइट है, जो भी मानवीय अधिकार है, उसको डिक्लेयर किया गया, उसकी घोषणा की गई। तो एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि जो अधिकार की घोषणा की गई, और इस शब्द में घोषणा शब्द यूज करने का एकमात्र कारण यह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मनुष्य को यह अधिकार प्रदान किया नहीं है, बल्कि इस अधिकारों की घोषणा की है। घोषणा इसलिए की है क्योंकि यह मनुष्य होने के नाते ऐसे बहुत सारे अधिकार, जैसे ही कोई इंसान जन्म लेता है तो इस स्थिति में वह बहुत सारे अधिकार को लेकर के जन्म लेता है, और जो अधिकार ऑलरेडी अस्तित्व में हो तो उन अधिकारों को दिया नहीं जाता, बल्कि उन अधिकारों की घोषणा की जाती है।
और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यूडीएचआर जारी की और ह्यूमन राइट्स को लेकर के डिक्लेरेशन, जो अलग अलग आर्टिकल्स में आप देखेंगे जब यूडीएचआर को पढ़ेंगे तो वहां पर राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात की गई। राइट। इसके अलावे आप देखेंगे कि भ्रमण करने का अधिकार, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का अधिकार, राइट टू लाइफ, इस तरह से अलग अलग आर्टिकल्स में आप अलग अलग अधिकारों को देखते हैं। अब सवाल है, जो अधिकार ऑलरेडी अस्तित्व में है, और अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उन अधिकारों को लेकर के वह जन्म लेता है। यह अधिकार उसका अंतर्निहित होता है और अंतर्निहित होने के नाते यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने उसे दी नहीं है, अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसकी घोषणा की है। यही वजह है कि यहां पर आप पढ़ते हैं घोषणा पत्र। अब सवाल है कि यह जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानव अधिकार है, इस मानव अधिकार के आगे सार्वभौमिक शब्द लिखा गया है। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? अगर हम सार्वभौमिक की बात करें तो सार्वभौमिक का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो सार्वभौमिक कहा जाता है कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, मनुष्य किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो, मनुष्य किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, मनुष्य किसी भी देश का निवासी हो, यह अधिकार हर एक मनुष्य को प्राप्त है। इस वजह से यहां पर शब्द यूज किया गया सार्वभौमिक शब्द। सार्वभौमिक मतलब क्या? हर चीज से परे होना। आप जाति के आधार पे ये नहीं कह सकते कि यह राइट्स आपको नहीं मिलेगा। आप सेक्स के आधार पर नहीं कह सकते कि ये राइट्स आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पश्चिम कंट्री का निवासी है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको यह अधिकार तो मिलेगा लेकिन यह अधिकार नहीं मिलेगा। अगर कोई पूर्वी देश का निवासी है तो उसे आप इस प्रकार के अधिकार को देंगे, लेकिन पश्चिमी देशों के नागरिक को अगर अधिकार न दें तो फिर ऐसे अधिकारों को सार्वभौमिक नहीं कहा जाएगा। तो इस वजह से यहां पर जो यूडीएचआर की बात की गई, जिस सार्वभौमिक अधिकार की बात की गई, तो यहां पर जो मनुष्यों को सार्वभौमिक अधिकार दिया गया वह सार्वभौमिक मानवाधिकार इसलिए दी गई क्योंकि मनुष्य होने मात्र से ये सारे के सारे अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। हाँ, ये संभव है कि अगर कोई मनुष्य अमीर परिवार में जन्म लेगा तो ऑब्वियसली वह अमीर होगा या हो सकता है। अगर कोई मनुष्य गरीब परिवार में जन्म लेता है तो हो सकता है कि उसे कुछ कम प्रॉपर्टी मिले या न के बराबर मिले। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है, समानता का अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है आने जाने का अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है जीवन को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, यह अधिकार आप किसी भी प्रकार से वंचित नहीं कर सकते, चाहे वह कोई गरीब हो या फिर चाहे वह अमीर हो। तो यह हमने जाना कि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र होता क्या है। ठीक है, जब इन चीजों के बारे में हमने एक बार जान लिया कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र क्या है, तो अब सवाल यह उठता है कि इस सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को जो तैयार किया गया, इसमें भारत की भूमिका क्या रही है? क्योंकि अगर भारत की भूमिका पर हम ध्यान दें तो भारत इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये अलग बात है कि कई बार भारत को काफी नकारात्मक रूप से भारत की भूमिका को दिखाई जाती है, ह्यूमन राइट के वायलेशन को दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक भूमिका की बात करें भारत की, तो भारत ने जो मानवाधिकार को स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, वह अपने आप में अन्य देशों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम किया है। तो भारत की भूमिका को अब हम लोग देखेंगे। यहां पर
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में जो भारत की भूमिका रही है वह क्या क्या रही है। सबसे पहले अगर हम भारत की भूमिका को देखें तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे प्रारंभिक योगदान, क्योंकि अलग अलग हम देखेंगे प्रारंभिक योगदान, संयुक्त राष्ट्र में भागीदारी, फिर क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का भारत ने किस प्रकार से अपने यहां क्रियान्वित किया है, अलग अलग कानून के माध्यम से, उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय न्यायालय ने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को संरक्षित करने का काम किया है अपने निर्णयों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं भारत की भूमिका में प्रारंभिक योगदान की बात करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि प्रारंभिक योगदान, तो इससे साफ जाहिर है कि प्रारंभिक योगदान का मतलब है कि जिस समय यूडीएचआर को बनाया गया उस समय क्या भारत की किसी प्रकार की भूमिका थी, अगर थी तो फिर किस प्रकार की भूमिका भारत ने अदा किया। अब इस संदर्भ में प्रारंभिक योगदान की जब हम बात करते हैं तो जिस समय यूडीएचआर जारी की गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जब जारी की गई तो उस समय जो मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जिन लोगों ने तैयार किया उसमें प्रमुख आते हैं रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट के साथ 2 महिला प्रतिनिधि थी, जिसमें से एक महिला प्रतिनिधि अगर भारत की बात करें तो एक महिला प्रतिनिधि थी हंसा मेहता। हंसा मेहता, और हंसा मेहता को अगर देखा जाए तो हंसा मेहता भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं, समाज सुधारक भी रही हैं, एक शिक्षाविद भी रही हैं, और साथ के साथ हंसा मेहता स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब यह घोषणा पत्र बना तो यूडीएचआर में जो शब्द यूज किया गया था कि ऑल मेन आर बॉर्न इक्वली, राइट, ऑल मेन आर फ्री, बॉर्न फ्री एंड इक्वल। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो स्टार्टिंग के शब्द थे कि ऑल मेन आर बॉर्न, मैं शुरू के कुछ शब्दों को केवल यहां पे लिखना चाहूंगा, फ्री एंड इक्वल, फ्री एंड इक्वल, ये अपने आप में ये शब्द था प्रारंभिक स्टेज में। ठीक है, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री, नो डाउट, लेकिन जब आप मेन शब्द यूज करते हो, ऑल मेन शब्द यूज करते हो, तो इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जाता है कि यूडीएचआर के माध्यम से आप कहीं ना कहीं पुरुष के अधिकारों को प्रायोरिटी दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप अगेन मेल को यह बताना चाहते हो कि मेल जब जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही फ्री होता है और इक्वल होता है, समान अधिकारों को समान अधिकारों को साथ लेकर जन्म लेता है। तो यहां पर हंसा मेहता का यह कहना था। तो ऐसी स्थिति में फिर आप वमेन के बारे में क्या कहेंगे? अगर एक मेल जब जन्म लेता है तो समान अधिकारों को जन्म लेकर, समान अधिकारों को लेकर जन्म लेता है, तो क्या एक महिला या महिलाएं वो जन्म लेती है, क्या वह उन अधिकारों को लेकर जन्म नहीं लेती है? तो इस स्थिति में यह विभेदकारी व्यवस्था हो सकती है और समाज को भी एक गलत मैसेज जा सकता है। और कई वर्षों से, चूंकि हमने कहा ना कि यह हंसा मेहता भारत में समाज सुधारक के तौर पर भी जानी जाती हैं, शिक्षाविद के तौर पर भी जानी जाती हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो भारत में जो स्त्री की सामाजिक दशा थी उससे वह कहीं ना कहीं वाकिफ थी, और इस वजह से भी इन्होंने कहा कि अच्छा होगा
कि ऑल मेन शब्द न लिख करके अगर हम ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स लिखेंगे तो इसमें पुरुष के साथ साथ स्त्री भी आ जाएगा, क्योंकि पुरुष हो या स्त्री हो, चूंकि ह्यूमन बीइंग से है, मनुष्य जन्म लेता है, तो हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है वह फ्री और इक्वल राइट्स को, समान अधिकार को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक भूमिका अगर हंसा मेहता की देखी जाए तो हम यही पाते हैं कि इन्होंने ऑल मेन से यहां पर ह्यूमन बीइंग्स शब्द यूज करवाया, और इनका कहना था कि आप इस शब्द को हटा दो और यहां पर आप ह्यूमन बीइंग्स शब्द यूज कर दो। इससे क्या फायदा होगा कि जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक समान अधिकारों को लेकर जन्म लेता है, और यही है भी। इससे जो मेल डोमिनेशन था, जो पुरुषों का आधिपत्य था समाज में एक प्रकार से, तो उन समाज में कहीं ना कहीं एक मैसेज देना कि चाहे कोई मेल हो या फीमेल, हर कोई एक समान रूप से, हर कोई एक समान अधिकार को प्राप्त करता है, किसी भी प्रकार की कोई भेदकारी व्यवस्था न हो, विभेदकारी व्यवस्था न हो। तो इस वजह से अगर हम प्रारंभिक स्टेज में देखते हैं तो प्रारंभिक स्टेज में हंसा मेहता के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, और यहां पर भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रारंभिक योगदान। अब दूसरा है संयुक्त राष्ट्रीय तंत्र, जो संयुक्त राष्ट्र तंत्र में भागीदारी को लेकर है। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र तंत्र में भागीदारी, संयुक्त राष्ट्र तंत्र में भागीदारी, संयुक्त राष्ट्र तंत्र में भारत की क्या भागीदारी रही है। जहां तक कि संयुक्त राष्ट्र तंत्र में भागीदारी का सवाल है, तो इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि खास करके यूएनएचआरसी की अगर बात की जाए, यूएनओ का तो भारत सदस्य है ही, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो सदस्य है ही। इसके अलावा आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कई ऐसे ऑर्गन हैं, जो अलग अलग ऑर्गन को अगर देखेंगे तो उसके भी भारत कहीं ना कहीं सदस्य रहा है, और मानवाधिकार को लेकर के हर एक स्टेज पर भारत कहीं ना कहीं बोलता रहा है। अब जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र तंत्र की बात करें तो यूएनएचआरसी का आपने नाम सुना होगा, यूएनएचआरसी। हालांकि पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के रूप में यह जाना जाता था, राइट। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया 15 मार्च 2006 को। उस समय 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अगर बात की जाए तो उस समय कोफी अन्नान हुआ करते थे, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो संयुक्त राष्ट्र तंत्र में यूएनएचआरसी की अगर बात की जाए तो भारत अभी हाल फिलहाल में भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य रहा है, और इसमें आप देखेंगे कि कई बार, केवल 2022 से लेकर के 2024 तक तो यह सदस्य रहा ही, इसके अलावे भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कई बार भारत इसके सदस्य रहने का गौरव प्राप्त किया है। और हर एक बार आप भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत कहीं ना कहीं मानव अधिकार को लेकर के प्रतिनिधित्व करते रहा है, मानव अधिकार को लेकर के बातें उठाते रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि नागरिक अधिकार या फिर राजनीतिक या फिर कई बार सामाजिक अधिकारों को लेकर के कहा, कई बार भारत ने आर्थिक अधिकारों को लेकर के कहा, कई बार भारत ने सांस्कृतिक अधिकारों की बात की। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे कुछ संधियां भी बनाई गई, और उस संधि पर भी भारत ने हस्ताक्षर किया, जिसमें कि अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो एक है आईसीसी पीआर,
अगर हम इसको देखें तो यहां पर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कवेनेंट, ICCPR का मतलब होता है कि इंटरनेशनल कवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जब इंटरनेशनल लॉ के अधीन जब कई देश किसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करता है, उसके लिए शब्द यूज होता है कवेनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं प्रसंविदा, राइट। तो यहां पर इंटरनेशनल कवेनेंट्स जो बनाया गया वह किससे रिलेटेड है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड है। तो इस पर भारत ने, इस संधि पत्र पर भारत ने भी अपना सिग्नेचर किया, और न केवल सिग्नेचर किया, हर बार अलग अलग मंचों पर भारत ने सिविल और पॉलिटिकल राइट को लेकर के अपनी आवाज भी बुलंद की है। इसके अलावे अगर हम देखें तो ICESCR यह भी अगर देखा जाए तो एक इंटरनेशनल कवेनेंट्स हैं जिसमें कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बताया गया, और भारत ने इस पर भी, इस संधि पत्र पर भी भारत ने अपना सिग्नेचर किया है। तो संयुक्त राष्ट्र मशीनरी में जो उसकी भागीदारी रही, वह भागीदारी भी आप क्या देखेंगे, ICESCR जो इंटरनेशनल कवेनेंट्स बना, जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा बनी, उसमें जो इकोनॉमिक, आर्थिक या फिर सामाजिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, भारत का यह कहना अलग अलग मंचों पर कि न केवल सोशल राइट्स को आप प्रोटेक्ट करो, समाज में तो हर कोई एक समान है ही, लेकिन उनकी जो सांस्कृतिक अधिकार है, उनका जो इकोनॉमिक राइट्स है, और आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राज्य की नीति निदेशक तत्व में यह व्यवस्था की गई, राइट। तो इन सबको देखते हुए आप क्या देखते हैं कि भारत ने सिग्नेचर तो किया ही, और साथ के साथ भारत ने हर बार कहीं ना कहीं इस संदर्भ में अपनी आवाज को बुलंद किया है, मानव अधिकार को संरक्षित करने की कोशिश की है। तीसरी चीज, जब आप क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व को देखेंगे, भारत सरकार ने संधियों पर तो हस्ताक्षर किया ही, इसके अलावे जब आप थर्ड एस्पेक्ट को देखेंगे, भारत की भूमिका को देखेंगे, तो क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व, क्षेत्रीय एवं वैश्विक नेतृत्व, क्षेत्रीय एवं वैश्विक नेतृत्व। अब क्षेत्रीय एवं वैश्विक नेतृत्व का मतलब यह है कि भारत ने लीडर की भूमिका निभाई है। अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर देखें, जैसे सार्क, आसियान, इन सब में कहीं ना कहीं भारत ह्यूमन राइट्स को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए, मानवाधिकार को लेकर के आवाज उठाते रहा है। सार्क, आसियान, ये सब के सब एक क्षेत्रीय संगठन है, राइट। तो इस मंच पर भी कई बार आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, क्योंकि उससे भी कई बार कई लोग मारे जाते हैं। लोगों के बीच जो एक भय का जो वातावरण है, उस वातावरण, उस भय से मुक्त करना। तो भारत ने क्या किया, क्षेत्रीय स्तर पर, वह चाहे सार्क हो, आसियान हो, या कोई भी इस प्रकार का क्षेत्रीय संगठन हो, वहां पर भूमिका निभाने के साथ साथ वैश्विक नेतृत्व की भी अगर बात की जाए, जैसे G20 की बात की जाए, जो कि विकासशील देशों का संगठन है, भारत ने शुरू से कहा है कि विकासशील देशों की भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि मानवाधिकार विधि के दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी विकासशील देश हैं, वह कहीं ना कहीं अब अपनी अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में है। और यही वजह है कि कहीं कहीं किसी किसी मंच पर ऐसी मांग की जाती है कि भारत को भी अगर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भारत और भी सक्रिय भूमिका मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिए निभा सकता है। हालांकि यह दूर की बात है, आगे होता क्या है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों में भारत कब शामिल होता है, कब नहीं होता है, यह हम आगे देखेंगे, जब होना होगा तो देखेंगे।
लेकिन अलग अलग मंचों से आप यह पाएंगे कि बार बार यह मांग की जा रही है कि भारत को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से भारत मानव अधिकारों के संरक्षण करने का न प्रयत्न किया, बल्कि बार बार अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग मंचों पर अपनी आवाज को बुलंद करते रहा है। जहां तक कि वैश्विक नेतृत्व का सवाल है, तो केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई भी है। अगर हम इस सक्रिय भूमिका की बात करें तो आप पाएंगे जैसे नेपाल या श्रीलंका में जो स्थिति थी, जहां पर बाढ़ की स्थिति थी, वहां पर भारत सरकार ने लोगों को, भारत सरकार ने अपने सेना के माध्यम से वहां से लोगों को निकाला भी। और अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए, जो कोरोना वायरस जो 2020 में जिस प्रकार की स्थिति थी कोविड को लेकर, एक भय का वातावरण था, न केवल भारत में, बल्कि यह भय का वातावरण पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश कोविड जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में भी भारत ने अपना कदम को दिखाया, भारत ने एक स्टेप आगे लिया। जब कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन तैयार किए गए, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो भारत में चूंकि जनसंख्या भी काफी है और भारत ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई इन दवाओं को तैयार करने में। तो यहां भी हम क्या देखते हैं कि भारत सरकार ने केवल भारत के लोगों के ही अधिकारों को, यहां के ही जीवन को संरक्षित नहीं किया, बल्कि विश्व लेवल पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे देश जहां पर लोग हर एक दिन 100, 200, हजारों में लोग मर रहे थे। स्थिति तो ऐसी भी हो गई थी कि कहीं ऐसा न हो कि जो मनुष्य है वह ही समाप्त हो जाए। और कई ऐसे जगह था, कई ऐसे क्षेत्र था जहां पर ऐसा हुआ भी। कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां पर एक दो नहीं, हजारों लोग कोविड में चले गए। तो भारत ने जो वैक्सीन तैयार किया, यह वैक्सीन भारत के हर एक क्षेत्र में तो पहुंचाया, साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने कहीं ना कहीं इन वैक्सीन को बना करके पहुंचाने का काम किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जो चौथा डायमेंशन है, वह चौथा डायमेंशन है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से रिलेटेड विधि है, क्या उस विधि को भारत ने केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर के कहा है, या भारत में भी उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि को अपनाया है? तो इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि, मानवाधिकार विधि का घरेलू कार्यान्वयन, घरेलू कार्यान्वयन मतलब क्या कि भारत सरकार ने क्या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केवल कहा है, या भारत में भी प्रैक्टिकली उन चीजों को फॉलो किया है? तो इससे रिलेटेड जब आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप यहां पर बात करें मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए, या फिर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, अगर आप देखें मौलिक अधिकार के अलावे हम यहां पर डीपीएसपी की भी बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, और न केवल वहां, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में बनाया गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह एक्ट बना था। इसके अलावे कई ऐसे स्पेशल लॉ भी बनाया गया, कई ऐसे विशेष कानून बनाया गया। विशेष कानून
को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पॉक्सो को देख सकते हैं। इसके अलावे हम SC एंड ST एक्ट जो बना उससे रिलेटेड चीजों को हम देख सकते हैं। इसके अलावे डिजिटल अधिकार और डाटा संरक्षण अधिनियम अभी जो वर्तमान में बना है 2023 में, काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह निजता से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिजिटल अधिकार डिजिटल अधिकार डिजिटल अधिकार डिजिटल अधिकार और डाटा संरक्षण अधिनियम डाटा संरक्षण अधिनियम, यहां पे थोड़ा सा चूंकि इसको हम लोग यहां रख सकते हैं, घरेलू कार्यान्वयन मानवाधिकार DPSP, और थर्ड पॉइंट पे इसको हम रख सकते हैं, फोर्थ पे विशेष कानून में अलग अलग है। फिर हम फिफ्थ पॉइंट पे देखेंगे डिजिटल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, डिजिटल अधिकार एवं डाटा संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, यह आपका 2023 का यह एक्ट है। अब यहां पर अगर हम देखें, इसके अलावा ऐसी कई विधि है जिसको कि यहां पर बनाया गया है, लेकिन कुछ प्रमुख विधियों का हम केवल डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि जो UDHR है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, खास करके UDHR की बात करें, इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, 30 अनुच्छेद हैं। अगर जब आप 30 अनुच्छेद को देखेंगे तो कमाल की चीजें यह है कि भारत के संविधान में भी अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, समानता का अधिकार, तो वहां भी आप पाएंगे कि आर्टिकल 1 में इन सारी चीजों को एक एक करके बताया गया है। आर्टिकल 1 की बात करें या फिर आर्टिकल 7 की बात करें, तो सब में आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो UDHR है, उस UDHR को हमने फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, अगर आप आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 14 ऐसे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो प्रोविजन किया गया है, यह है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो वहां जो आप आर्टिकल 14 देखते हैं, समानता का अधिकार, कि हर कोई कानून के नजर में एक समान है, और ऐसा ही UDHR में भी प्रोविजन किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, ये सारी की सारी चीजें आप UDHR में भी देखते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी इन सारे प्रोविजंस को आप पढ़ते हैं। तो भारत में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसीलिए बनाई गई क्योंकि राज्य अपनी नीति को निर्धारित करेगी। UDHR में जो राइट्स दिया गया कहना गलत होगा, जो राइट्स डिक्लेयर किया गया, उसके संदर्भ में यहां पर आप क्या देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई। राज्य, जब आप आर्टिकल 38 पढ़ेंगे तो वहां पर शब्द यूज किया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 41 जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट, तो आप पाते क्या है कि कहीं ना कहीं राज्य पर भी यह दायित्व है, न केवल UDHR के माध्यम से बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी माध्यम से, कि राज्य ऐसा कोई कानून बनाए जिससे कि लोगों के जो ह्यूमन राइट है, उस ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और यही वजह है कि आगे चल के भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया। अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जब बना तो उसमें UDHR का अध्ययन करके
यूडीएचआर में जो भी बातें थी कि किस प्रकार से यूडीएचआर को इन्फोर्स किया जाए, किस प्रकार से इसको भारत के अंदर क्रियान्वित की जाए, इसको लेकर के आप देखते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और आज आप देखते हैं एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, जो कि समय समय पर मानव अधिकारों को लेकर के आवाज उठाती रही है, कई बार अपनी रिपोर्ट देती रही है कि भारत अपनी सक्रिय भूमिका ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए निभाए। इसके अलावा अगर विशेष कानून की बात की जाए जिसमें हम पॉक्सो देखते हैं, एससी एंड एसटी एक्ट देखते हैं, पॉक्सो के माध्यम से खास करके बालकों के विरुद्ध जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, तो उसको लेकर के आईपीसी पहले था, अब तो बीएनएस आ चुका है, लेकिन बालकों के लिए, चूंकि जब आप आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पढ़ेंगे संविधान का, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 राज्य को यह सामर्थ्य करता है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, बालकों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष कानून बना सकती है। और इस वजह से राज्य ने क्या किया, पॉक्सो एक्ट बनाया। बालकों के विरुद्ध जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उस सेक्सुअल हरासमेंट में पॉक्सो आने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। एससी एंड एसटी एक्ट में जो दलित समुदाय के लोग थे, उनके अधिकारों को जिस प्रकार से वंचित किया गया, अपने आप में यह ह्यूमन राइट का कंट्रावेंशन था, मानव अधिकार का उल्लंघन था। इसको लेकर के भी यहाँ पर एससी एंड एसटी के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर यह कानून बना। जो वर्तमान में अगर हम बात करें, डिजिटल राइट एवं डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 में यह कानून बना है। तो वर्तमान समय में भी अगर हम इस कानून की बात करें, जो कि 1 सितंबर 2023 से लागू है, तो 1 सितंबर 2023 से डिजिटल अधिकारों को लेकर के, जो डिजिटल राइट्स है उसके डाटा को लेकर के किस प्रकार से उसका डाटा संरक्षित रहे, तो उस डाटा के संरक्षण से रिलेटेड चीजें भी आप कहीं ना कहीं यहां पर देखते हैं। तो यह तो रहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का किस प्रकार से भारत में क्रियान्वित किया गया। केवल भारत की ही भूमिका नहीं, इस संदर्भ में अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि भारतीय न्यायालयों का भी काफी योगदान रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं, पांचवा जो शीर्षक है वह है कि भारतीय न्यायालयों का क्या योगदान रहा है। भारतीय न्यायालयों का योगदान, भारत के न्यायालयों ने भी अपनी भूमिका अगर देखा जाए तो अग्रणी निभाई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केस अगर हम बात करें तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का मामला है, भारत संघ का मामला है। और यह मामला 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। अब मेनका गांधी का जो प्रश्न था, चूंकि मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया, उसके देश से बाहर आने जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जब यह मामला कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यह अगर देखा जाए तो यह अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। और इस संदर्भ में यूडीएचआर का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 13, मैं यूडीएचआर की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना ही, लेकिन यूडीएचआर का जब आप अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 13 कहता है कि राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या कि हर किसी व्यक्ति का यह मानव अधिकार है कि वह अपनी कंट्री के अंदर आ सकता है, कंट्री से बाहर भी जा सकता है, मतलब भ्रमण के अधिकार। और इस आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए भारत के न्यायालय ने भी उस यूडीएचआर को भारत के अंदर फॉलो किया है। न केवल मेनका गांधी के मामले में, बल्कि अगर आप देखें विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य का मामला, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य,
राजस्थान, राज्य स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपका 1997 का मामला है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो हरासमेंट होता है, जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न का मामला था, ऐसी स्थिति में कहा कि ऐसी महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का यह उसका मौलिक अधिकार है, और यह भी यूडीएचआर के मानकों को तय करता है, जिसमें सीडा को फॉलो किया गया था। राइट, तो कार्यस्थल पर भी महिलाओं को संरक्षित किया गया कि किसी भी प्रकार से उनका सेक्सुअल हरासमेंट न हो। न केवल ये, बल्कि जब यह मामला पीयूसीएल का आया, मैं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय को यहां पे डिस्कस करूंगा। पीयूसीएल वर्सेस भारत संघ 2002, यूनियन ऑफ इंडिया 2002, इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हर एक व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीविका को चलाने का अधिकार है। हर किसी को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन को गरिमापूर्ण जीवन के साथ व्यतीत करे। हर किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना जीवन यापन चलाए, उसे खाना मिले। इसको लेकर के अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएचआर का हवाला दिया, और यूडीएचआर के हवाले देते हुए यहां पर आर्टिकल 3 का उल्लेख किया। जब आप यूडीएचआर का आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 भी, यूडीएचआर का अनुच्छेद 3 भी कहता है कि हर किसी व्यक्ति को राइट टू लाइफ मिलनी चाहिए, राइट टू लिबर्टी मिलनी चाहिए, और यह उसका क्या है, मानव अधिकार है। न केवल इसमें, जब आप 2014 का एक मामला आया नालसा का, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, 2014 में जब आप देखेंगे 2014 में, तो यहां पर बात की गई ट्रांसजेंडर को लेकर। क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना तो अधिकार है, मेल का है, फीमेल का है। इवन आप सरकारी नौकरियों में भी जब फॉर्म भरते हैं तो पहले एक कॉलम होता था कि मेल है या फीमेल है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए इस प्रकार का कोई कॉलम था नहीं। तो नालसा के मामले में भारत संघ, नालसा वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर के भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड जब आप आर्टिकल 1 देखेंगे, यूडीएचआर का अगेन हवाला दिया, और आर्टिकल 1 का हवाला दिया, और आर्टिकल 13 का हवाला दिया। 2 आर्टिकल्स का वहां पे हवाला दिया गया। यहां पर आप 13 नहीं, आर्टिकल 1 को ही देखें। आर्टिकल 1 अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट, कि हर कोई व्यक्ति समान अधिकार को रखता है। और जब आप आर्टिकल 6 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद आर्टिकल 6 यूडीएचआर का कहता है कि हर किसी व्यक्ति को रिकॉग्निशन प्राप्त करने का अधिकार है बिफोर द लॉ। तो जो ट्रांसजेंडर को राइट्स नहीं दिया गया था, नालसा वर्सेस भारत संघ के मामले में उनको यह अधिकार दिया गया। फिर अगर हम नेक्स्ट केस लॉ को देखें तो 2017 में एक मामला आया पुट्टू स्वामी का, केस पुट्टू स्वामी वर्सेस भारत संघ, केस पुट्टू स्वामी वर्सेस भारत संघ, भारत संघ। यह मामला है आपका 2017 का। इसमें यह निजता के अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार को संरक्षित किया। और अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह यूडीएचआर का हवाला दिया, और कहा कि यूडीएचआर का अगर अनुच्छेद 12 आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 12 में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा राइट टू प्राइवेसी। हर किसी का हक है और यह अधिकार उसे मिलना चाहिए। इसके अलावे 2018 में एक मामला आया नवतेज जौहर वर्सेस भारत संघ। तो छठा केस लॉ के तौर पर नवतेज जौहर वर्सेस भारत संघ का मामला। इसमें शॉर्ट में मैं बताऊं, 2018 का जो यह मामला था, इसमें भारतीय दंड संहिता, अब उसके जगह पे
बीएनएस आ चुका है, लेकिन आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 जो है वह पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको लेकर के जो एलजीबीटी हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया। जो भी लेस्बियन हैं, गे हैं या बायोसेक्सुअल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया नवतेज जौहर के मामले में। इसके अलावे 2022 का अगर आप जजमेंट देखें विजय माल्या वर्सेस प्रवर्तन निदेशालय का, तो विजय माल्या वर्सेस प्रवर्तन निदेशालय में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग, कि राइट टू फेयर मतलब उचित सुनवाई का अधिकार हर किसी का है। और इससे रिलेटेड भी जब आप यूडीएचआर को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 10 में भी इन सारी चीजों के बारे में आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि इन सारी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर हम पूरे के पूरे संक्षेप में अगर हम क्लास को समअप करें, इस टॉपिक को समअप करें, तो हम यही पाएंगे कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारत में जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, तो भारत का दृष्टिकोण ही रहा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि भारत पूरे विश्व को अपना एक परिवार समझता है। भले ही भौगोलिक सीमाएं अलग अलग होने की वजह से अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन भारत का जो दृष्टिकोण रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, वह इसीलिए रहा है क्योंकि भारत पूरे पृथ्वी को एक परिवार के तौर पर देखता है, चाहे वह कोई भी देश हो। इस वजह से भी भारत ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को लेकर के आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के विकास में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो कुछ आलोचना भी हुई है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ आलोचनाएं हुई। भारत के अंदर भी कई बार मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के ह्यूमन राइट कमीशन ने समय समय पर आलोचना की है। उन आलोचनाओं के बावजूद अगर भारत की भूमिका को देखा जाए तो भारत की भूमिका सकारात्मक रही है। और सकारात्मक हो भी क्यों ना, जहां पर पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखा जाता हो, जहां पर ऐसी व्यवस्था हो कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो, सबके अधिकारों को भारत ने सुनिश्चित किया है। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है जो मानव अधिकार को संरक्षित करने से रिलेटेड है, उस पर कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अपना सकारात्मक रवैया अपनाया है और उन संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी वह भारत के अंदर भी भारत की यह कोशिश रही है कि उन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को संरक्षित किया जाए, यहाँ कानून बनाकर संरक्षित किया जाए। और आपने यहाँ पर देखा भारतीय न्यायालय, खास करके भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को संरक्षित करने हेतु यूडीएचआर को, जो हमने बताया कि अलग अलग यूडीएचआर के जो आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कहीं ना कहीं हवाला देते रहा है। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।